आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन। हम सभी जानते हैं कि सीटीईटी और यूपीटीईटी में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते हैं। यदि हमको उनके सिद्धांत का पूरी तरह से पता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी प्रश्न आए और कितना ही घुमा फिरा करके ही क्यों ना आए, हम उसको आसानी से अध्ययन हल कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग क्या करेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ओके, हाँ, एक चीज और, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और इससे आपको हेल्प होती है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो चलिए हम लोग इस सिद्धांत का विस्तार से अध्ययन करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम लोग आसानी से सभी प्रकार के एमसीक्यू हल करने में सक्षम हो सके। ओके दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इससे एक या दो प्रश्न तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। देखिए, जो आपको स्लाइड दिख रही है इसमें जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का ये जो 4 चरण है उनके बारे में संक्षेप में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका, इसलिए आप लोग ध्यान से अध्ययन करेंगे। ओके, जो जीन पियाजे थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पियाजे किस देश से संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे कि ये स्विट्जरलैंड से संबंधित है। और जो हमारा ये सिद्धांत है ये 4 चरणों में विभाजित है। ठीक है। इसमें जीन पियाजे बताते हैं कि एक बच्चे का जन्म से लेकर किशोरावस्था किस प्रकार विभिन्न 4 चरणों में या अवस्थाओं से गुजरते हुए उसका विकास होता है। और इस सिद्धांत में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार एक जो बच्चा है जन्म से लेकर किशोरावस्था या वयस्क होने तक वह अपने स्कीमा, यानी स्कीमा का मतलब होता है जो उसका मानसिक ढांचे में क्या करता है, परिवर्तित करते हुए प्राप्त ज्ञान को आत्मसात, समायोजित तथा संतुलित करता जाता है। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों हम लोग इस सिद्धांत का बारीकी से अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो देखिए, हमारे सिद्धांत का जो नाम है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक शब्द क्या है, संज्ञान से संबंधित है। तो चलिए हम लोग क्रमिक रूप से पहले संज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, फिर संज्ञानात्मक के बारे में पढ़ेंगे और अंत में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि संज्ञान का क्या अर्थ है। ओके, तो दोस्तों जो संज्ञान है ना, संज्ञान ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह मनुष्य की वह शक्ति है जिससे वह वस्तुओं को जानता है, समझता है और पहचानता है। तो इस प्रकार संज्ञान क्या है, वह मानसिक प्रक्रिया है जिनसे हमें जानकारी प्राप्त करने, उसे संग्रहित करने और उसका प्रयोग करने में हेल्प मिलती है। ओके, अब एक एग्जांपल से समझे कि मान लीजिए हमारे संपर्क में कोई वस्तु आती है, तब क्या करता है, कोई भी व्यक्ति हो वह कैसे ज्ञान प्राप्त करेगा, तो वह अपने इंद्रियों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करता है। किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या होगा, इंद्रिय तो रहती है, साथ ही साथ क्या होता है, उस वस्तु पर हमें अपना मन भी लगाना पड़ता है और फिर हम लोग क्या करेंगे, अपनी
बुद्धि की सहायता से उसके बारे में अध्ययन करेंगे, अपने स्मृति का योग का प्रयोग करेंगे और उसके बारे में पहचानेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, जो संज्ञान है ना, मनुष्य की वह शक्ति होती है जिससे वो क्या करते हैं, वस्तुओं को जानता है, समझता है और पहचानता है। तो इस प्रकार आपकी जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इन सब को मिलाने से क्या होगा, संज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। तो मैं समझता हूं आप लोग संज्ञान के बारे में विस्तृत रूप से समझ गए होंगे। देखिए, कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि न्यायालय ने इस विषय पर संज्ञान लिया, या फिर टीचर ने बच्चे की गतिविधियों पर संज्ञान रखा, माँ बाप अपने बच्चों की, पड़ोसियों की या और भी समाज की गतिविधियों पर क्या रखते हैं, संज्ञान रखते हैं। यानी उसके बारे में वो क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। तो ये मैं समझता हूं आप लोगों को पता चल गया होगा कि संज्ञान का क्या मतलब है। तो संज्ञान क्या है, संज्ञान ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। यह मनुष्य की वह शक्ति है जिससे वह वस्तुओं को जानता, समझता और पहचानता है। ओके। तो हाँ दोस्तों, देखिए संज्ञान में कुछ आपके वो शब्द होते हैं जिनका हमें अर्थ पता होता है या पता करना बहुत ही जरूरी है। जैसे आपका ध्यान है, अटेंशन, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज पर मन का केंद्रित करना। धारणा यानी परसेप्शन का क्या मतलब होता है, चीजों को देखना, सुनना और समझना। इसी प्रकार आपकी स्मृति है, भाषा है, निर्णय लेना है, समस्या समाधान। समस्या समाधान का मतलब है कठिनाइयों का हल निकालना। और आपका सोच है, सोच का मतलब होता है विश्लेषण करना, तर्क करना या कल्पना करना। ओके दोस्तों, अब हम संज्ञान शब्द के बाद संज्ञानात्मक शब्द का अध्ययन करेंगे। संज्ञानात्मक शब्द को अंग्रेजी में कॉग्निटिव बोलते हैं। ओके, तो हमको कॉग्निटिव शब्द का विशेष रूप से अंग्रेजी में भी ध्यान रखना है। तो बताएंगे कि जो संज्ञानात्मक शब्द होता है ना, इसका जो संबंध होता है हमारे मस्तिष्क की प्रक्रियाओं से होता है। ठीक है ना, मस्तिष्क हमारी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करता है। दोस्तों, संज्ञानात्मक शब्द का संबंध हमारी मानसिक प्रक्रियाओं से होता है। हमारी बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे आपकी ध्यान है, धारणा है, स्मृति है, ये सभी हमारी क्या है, मानसिक प्रक्रियाएं हैं। तो जो संज्ञानात्मक क्या है, मनोविज्ञान की वह शाखा होती है जो इन मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है और इनको समझने की कोशिश करती है कि मनुष्य कैसे जानता है, समझता है और सीखता है। ठीक है, हम जानते हैं कि मनुष्य अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही किसी चीज को जानता है, समझता है और सीखता है। तो क्या सिर्फ इंद्रियां ही इसके लिए उत्तरदायी होती हैं? इसके साथ साथ हमारा सामाजिक परिवेश और उसके प्रति हमारी अंतःक्रिया भी जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करेंगे। ओके, तो आइए दोस्तों, अब हम लोग पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो पियाजे इस सिद्धांत में बताता है कि बच्चे का किस प्रकार मानसिक शक्ति का विकास होता है, जिसमें वह विभिन्न चरणों में विभिन्न मानसिक स्थितियों में रहता है। और वह बताता है कि बच्चे जन्म से लेकर किशोरावस्था तक सक्रिय रूप से इसमें भाग लेते हैं और वह 4 चरणों के बारे में हमको बताता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम लोग इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले कुछ उसकी मूल अवधारणाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे आपका स्कीमा है, तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा मानसिक ढांचा है जिसकी मदद से बच्चा दुनिया को समझता है और अपने अनुभवों को और ज्ञान को व्यवस्थित करता है।
स्कीमा सोचने के पैटर्न या मानसिक फाइलें होती हैं जिनसे बच्चा नई जानकारी प्राप्त करता है। तो देखिए स्कीमा को आप बहुत ही सरल शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं कि स्कीमा क्या है, बच्चे की मानसिक शक्ति है, ठीक है ना। और कोई भी बच्चा है चाहे बड़ा हो, इसी स्कीमा की सहायता से ही वो ज्ञान प्राप्त करता है। ओके, स्कीमा जो बच्चों की मानसिक शक्ति होती है ना, वह कई प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं से गुजरती है, ठीक है। तो बच्चा जब ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके लिए अपने पूर्व ज्ञान का भी, अनुभव का भी और नए ज्ञान को, अनुभव को मिला करके क्या करता है, अनुकूलन करता है और उनमें संतुलन करके अपने ज्ञान में हमेशा उम्र के साथ विभिन्न चरणों में सुधार करता जाता है, ठीक है। तो स्कीमा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद क्या है, जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें बच्चे को छोटा वैज्ञानिक मान लेते हैं और जिसमें बच्चा क्या करता है, अपने अनुभव से हमेशा सीखता रहता है। और पियाजे बताते हैं कि बच्चा क्या है, ज्ञान का सृजन करता है, कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है, वो सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करने वाला नहीं होता है। देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा कि जब ये सिद्धांत था तो इसके पहले जो जब भी था तो हम लोग क्या करते थे, हम कहते थे कि बच्चा बिल्कुल कोरा कागज है, बिल्कुल मिट्टी का घड़ा है, हम उसको जिस तरह भी चाहे ना उस तरीके से क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। और वो क्या करता है, बिल्कुल निष्क्रिय रूप से सीखता तो है, लेकिन जैसा टीचर या वातावरण उसको बनाना चाहे बना सकते हैं। लेकिन पियाजे बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानता और वो कहता है कि बच्चा क्या करता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है और अपने स्कीमा को क्या करता है, अपने अनुभवों के साथ क्या करता है और अपने पूर्व ज्ञान के साथ एडजस्ट करता है, एकोमोडेशन करता है और फिर नए ज्ञान को प्राप्त करता रहता है और उनमें संतुलन बिठाता रहता है। तो जो हमारा ये सिद्धांत है जीन पियाजे का, वह आत्मसात और अनुकूलन का सिद्धांत है। आत्मसात मतलब एसिमिलेशन और अनुकूलन का मतलब है एकोमोडेशन का सिद्धांत है। और इन्हीं दो आत्मसात और अनुकूलन की सहायता से ही क्या करता है, संतुलन बनाता है। ओके, पियाजे क्या है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं में एक आत्मसात का मतलब है नई जानकारी को पुराने अनुभव संरचनाओं में फिट करना और अनुकूलन का मतलब है पुराने ढांचों में बदलाव करके नई जानकारी का समायोजित करना। और इसके साथ ही इन्हीं के सिद्धांत में एक शब्द और आता है संतुलन का, यानी इक्विलिब्रेशन का। इसमें क्या होता है कि आत्मसात और अनुकूलन के बीच संतुलन बनाना ही विकास को आगे बढ़ाता है। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चे ने एक कुत्ते को देखा तो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी उसकी स्कीमा में आया कि एक 4 पैरों वाला जानवर है जो भौ भौ करता है, ठीक है, वो काले रंग का है और भौ भौ कर रहा है। चलिए कुछ दिन बाद बच्चा देखता है कि क्या देखता है कि दूसरे कुत्ते को देखता है या उसका कलर दूसरा, वो भी भौ भौ कर रहा है। तो उसको स्कीमा में फिर से परिवर्तन है कि नहीं, कुत्ता दूसरे कलर का भी हो सकता है। कुछ दिन बाद वो देखता है कि एक 4 पैर वाला और भी जानवर है और वो बिल्ली को देखता है। तो समझ जाता है, उसकी पुरानी जानकारी क्या है कि 4 पैर वाला जानवर क्या है, कुत्ता है, लेकिन उसको पुरानी जानकारी में नई जानकारी को क्या करता है, एसिमिलेशन करता है, आत्मसात करता है कि नहीं, हर 4 पैर वाला जानवर कुत्ता नहीं हो सकता है। और इस प्रकार वो क्या करता है, अपने पुराने ज्ञान के ढांचे में यानी स्कीमा में बदलाव करके नई जानकारी को समायोजित करता है और यहाँ पे वो अनुकूलन का कार्य करता है
क्या करता है कि हर 4 पैर वाला जानवर कुत्ता नहीं है। और इस प्रकार वह क्या करता है, आत्मसात और अनुकूलन की सहायता से अपने ज्ञान को क्या करता है, आगे बढ़ाता रहता है और इस प्रकार उसका स्कीमा विकसित होता रहता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो इसका जो पहला चरण होता है संवेदी गतिज अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। ओके, ये कब से कब तक चलती है, जन्म से 2 वर्ष तक है। कभी कभी इसमें 0 से 2 वर्ष, तो 0 का मतलब जन्म से ही होता है। इसमें क्या करता है, जो शिशु होता है ना, वह अपने इंद्रियों और गतियों के माध्यम से ही संसार को समझता और ज्ञान प्राप्त करता है। इंद्रियां आप समझते हैं कितने प्रकार की होती हैं, हम सब की इंद्रियां 5 प्रकार की। गतिविधियों का मतलब है अपने मूवमेंट से है, यानी जो भी वो इधर से उधर अपनी गति करता रहता है, इधर से उधर जाता है, सामान को छूता है, यानी विभिन्न प्रकार की उसकी क्रियाओं के माध्यम के बारे में बताता है कि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से वो क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे खाना है, उठना है, बैठना है। आप समझ सकते हैं कि एक 2 वर्ष तक का बच्चे में ऐसा ही करता है। अब देखिए इस स्थिति में क्या होता है, उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अक्सर प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आएगा, तो आप बता देंगे कि जो संवेदी गतिज अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज है, इसी अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। तो वस्तु स्थायित्व क्या है, मान लीजिए किसी वस्तु को उसने देखा और कुछ समय बाद उसको हमने वहां से हटा दिया, तो उसको इस बात का ज्ञान रहता है कि वहां पे वो दिखाई तो नहीं दे रही है, हमारे आंखों से ओझल तो हो गई है, लेकिन इस वस्तु का अस्तित्व है। ठीक है, इसके साथ साथ वह कारण और परिणाम की भी समझ उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे एक पेन दे दें और उसको जमीन पे ठोकेगा या किसी बर्तन को जमीन में ठोकेगा तो उससे आवाज होगी, इसमें उसको मजा भी आता है। इस तरह वो जानता है कि किसी भी वस्तु को जमीन पे गिराने पे आवाज होती है। और देखिए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इस अवस्था में बच्चे में भाषा का प्रारंभिक विकास होता है और वो क्या बहुत ही सरल शब्द और ध्वनियों को जानने लगता है। आप देखेंगे इस उम्र में बच्चा बहुत बड़े बड़े शब्दों को नहीं बोल पाएगा। आप पापा को पा बोल देगा, मम्मी बोल देगा, बहुत ही छोटे छोटे मम्मी, पापा, दादा, बाबा, चाचा, फादर, इस तरह के शब्द जो बहुत ही आसानी से बोले जा सकते हैं उनको बोल सकता है। तो हमको ध्यान रखना है कि पहले चरण में 0 से 2 वर्ष है, बच्चा अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है और मूवमेंट के माध्यम से सीखता है, यानी अपनी क्रियाओं से, और इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो अब हम लोग दूसरी अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। इस अवस्था में बच्चे का क्या होता है, अपनी भाषा का प्रयोग करने लगता है और प्रतीकों से वस्तुओं को समझने भी लगता है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, बच्चा स्वयं केंद्रितता यानी बच्चा केवल अपने ही दृष्टिकोण से हर चीज को समझता है। इस उम्र में जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की है कि इसमें बच्चा क्या होता है, सिर्फ स्वयं केंद्रित होता है। उसे सिर्फ अपने से मतलब हो, जो चीज उसे पसंद होगी वो ले लेगा, नहीं पसंद होगी वो तुरंत आपको फेंक देगा। वो उसके अंदर क्या होगी, फीलिंग्स नहीं होगी कि ये मेरा मम्मी है, पापा है, भैया है, मैं उसको दे दूं। नहीं, सबसे पहले उसको कोई भी चीज अगर पसंद है तो उसको चाहिए, और उसके बाद अगर उससे बचेगा तो वह किसी दूसरे को देगा। और जादुई सोच इस अवस्था की बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है ना। वो वस्तु और घटनाओं को वास्तविक कारण से नहीं बल्कि कल्पना से जोड़ता है। तो जो आपकी इमेजिनरी पावर है ना, इसमें नहीं आती है, बल्कि हर वस्तु को क्या करता है, सिर्फ कल्पना से जोड़ देता है, जादुई सोच से करता है। ठीक है ना। और इस अवस्था में उसे संरक्षण की समझ बिल्कुल नहीं होती। संरक्षण का मतलब है वो ये नहीं जान पाता है कि पानी का वास्तव में आयतन क्या है। ये कोई वस्तु है अगर आप उसे आप किसी लंबी वस्तु में यानी कोई पानी है, आप उसे लंबे गिलास में डालेंगे या चौड़े गिलास में डालेंगे तो नहीं जान पाएगा कि किसमें पानी कम है या किसमें
ज्यादा है, वो जो लंबा गिलास होगा ना उसी को समझेगा कि नहीं इसी में ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसके अवस्थाएं हो गई। अब हम लोग चलेंगे तीसरी अवस्था में, इसको बोलते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये आपके कब से कब तक चलती है? ये चलती है 7 से 11 वर्ष तक, यानी 7 to 11 ईयर्स। ठीक है ना। अब इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, कल्पना नहीं करता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक सोचने लगता है। और आप इसीलिए जब बच्चा तार्किक सोचने लगता है तो इसीलिए जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है कि जब बच्चा 7वीं वर्ष में लग जाए तभी उसके एडमिशन के बारे में बात होती है। नहीं तो उसे क्या होता है, उसके पहले तो कहते हैं कि भाई उसे बाल वाटिका में डाल दीजिए, तो वो वहीं पे पढ़ेगा, खेल खेल में पढ़ता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर तर्क शक्ति तो है ही नहीं। तो वो स्कूल में आके सीखना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और लेकिन ये क्या होता है, ठोस वस्तु, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा तार्किक सोचने लगता है, लेकिन ठोस वस्तु और घटनाओं तक ही सीमित होती है उसकी तर्क शक्ति। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है, वो जानने लगता है, तर्क करने लगता है कि पानी की मात्रा या और किसी वस्तु की मात्रा कम है कि ज्यादा है। और एक और विशेष रूप से ध्यान देना है कि इस अवस्था में आपके वर्गीकरण और श्रृंखला निर्माण की भी क्षमता आ जाती है। अक्सर प्रश्न में पूछ लेते हैं, अधिकतर प्रश्नों में आया है कि वर्गीकरण और श्रृंखला निर्माण की क्षमता बच्चे में किस अवस्था में आती है, तो आप बताएंगे जो तीसरी अवस्था है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें आ जाती है। और इसमें देखिए बच्चा कम स्व केंद्रित होता है। दूसरी अवस्था में तो बच्चा पूरी तरह से ही स्व केंद्रित होता है। ठीक है ना, यानी वो बिल्कुल पशुवत व्यवहार करेगा, लेकिन इसमें कम स्व केंद्रित होता है, यानी बच्चों दूसरे के दृष्टिकोण को भी थोड़ा बहुत समझने लगता है। ठीक है, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ही है इंपॉर्टेंट अवस्था है। अब देखिए चलेंगे चौथी अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ये देखिए क्या होता है, ये 11 वर्ष से आगे की है, ये वयस्क तक होने की है। इसमें बच्चा क्या करता है, सार गर्भित और काल्पनिक जीवन के बारे में भी सोचने लगता है। इसमें उसके अंदर समस्या समाधान की भी उच्च क्षमता आ जाती है। और बच्चा क्या करने लगता है, भविष्य की योजना और नैतिक मूल्यों पर विचार कर सकता है और करता भी है। और इसी उम्र में क्या होता है, बच्चा वैज्ञानिक ढंग से सोचने की योग्यता आती है। आप लोग जानते हैं कि इसी अवस्था में ही वो क्या आता है, किशोरावस्था में भी आ जाता है, तो उसके अंदर हार्मोनल चेंज भी होने लगते हैं। और यही एक अवस्था होती है ना कि आप समझ सकते हैं कि वो समस्या समाधान कर सकता है, सार गर्भित सोचता है, काल्पनिक भी सोचने लगता है। इसीलिए इस उम्र में बच्चों को बहलाना फुसलाना बहुत ही इजी होता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जो इस समय से अनैतिक बहुत सारी घटनाएं होती रहती है ना साथ है में ही, तो बच्चे को बहुत सारी चीजों में क्या कल्पनाओं में ही जीता रहता है कि ऐसा होगा फिर वैसा होगा, और वास्तव में वो क्या करता है, वास्तविक जीवन से विमुख भी हो जाता है कभी कभी। इसलिए उनकी कल्पनाओं को सही दिशा देना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है ना। हाँ, तो ये हम लोग चारों अवस्थाओं के बारे में जीन पियाजे की पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आप देखेंगे कि आप प्रश्न में आए हुए ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा परीक्षा में आया हुआ जिसको आप लोग आसानी से सॉल्व न कर सके। हम लोग 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को संक्षेप में समझते हैं। ये 4 चरणों में है। तो 0 से 2 वर्ष की चरण को हम बोलते हैं संवेदी गतिज अवस्था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है बच्चा। 2 से 7वें वर्ष की दूसरी अवस्था है, इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है, भाषा और प्रतीकात्मक सोच और कम तार्किक हो जाता है। तीसरी अवस्था क्या है, 7 से 11 वर्ष की है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बच्चा तार्किक सोच रखता है, संरक्षण की समझ हो जाती है और वर्गीकरण भी करता है। और इसके बाद जो चौथी अवस्था है वो 11 वर्ष से
वयस्क तक, यानी उससे आगे की है, ये से बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन भी करने लगता है। तो चलिए इस सिद्धांत से संबंधित कुछ हम लोग जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में, ये जो मूल अवधारणाएं हैं, मुख्य अवधारणा, उनके बारे में भी थोड़ा समझ लेते। देखिए इसमें पहला है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि कोई भी वस्तु हमारे सामने ना भी हो तो हम लोग जान जाते हैं कि उसका अस्तित्व है, और ये हमारी किस अवस्था में आती? संवेदी गतिज अवस्था में। देखिए आत्म केंद्रिता, आत्म केंद्रित का मतलब है कि बच्चा सोचता है कि सभी दुनिया को वो उसी तरह देखते हैं जैसे कि वह है, यानी जो संसार में जितने ही व्यक्ति हैं ना वो सभी बिल्कुल बच्चे की तरह ही समझते हैं, और ये आपकी दूसरी अवस्था की स्थिति है। इसके बाद है संरक्षण की समझ। यह आपकी क्या है? यह समझ की रूप बदलने पर भी मात्रा वही रहती है, ये तीसरी अवस्था का है। और अमूर्त सोच, अमूर्त सोच का मतलब है काल्पनिक सोच, जो हमको दिखाई न दे पर फिर भी हम उसके बारे में सोच सके। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और इसका मतलब है परिकल्पनाओं और संभावनाओं पर विचार करने की क्षमता, ठीक है ना। और ये हमारी चौथी अवस्था में यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है, ठीक है, ओके। तो आइए अब हम लोग कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों का भी अध्ययन करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? ठीक है, तो देखिए हमने आप लोगों को बताया ही है कि समायोजन व आत्मसात यानी एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के द्वारा ही क्या होता है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया होती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? ये होगा सी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में बांटा है? तो ये आप लोग जानते ही है कि 4 चरणों में बांटा है, ओके। अगला प्रश्न है कि संवेदनात्मक मोटर अवस्था किस आयु में होती है? अभी अभी देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि ये पहली स्टेज है, और पहली स्टेज क्या होती है? जो पहला चरण होता है 0 से 2 वर्ष का होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 0 से 2 वर्ष, ठीक है ना। देखिए कितने आसानी से आप लोग कर पा रहे हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थल ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास किस अवस्था में होता है? ठीक है, ये देखिए सोचिए, प्रचालन पूर्व है, संवेदी गतिज अवस्था, ठोस प्रचालन अवस्था, औपचारिक प्रचालन अवस्था। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा ही है कि इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी, संवेदी गतिज अवस्था, ओके। अब हमारा आएगा अगला प्रश्न, बच्चा काल्पनिक खेल किस अवस्था में सबसे अधिक करता है? देखिए संवेदी गतिज अवस्था है, बी प्रचालन पूर्व अवस्था है, ठोस प्रचालन अवस्था है, और औपचारिक प्रचालन अवस्था है। इसको भी देखिए अभी हमने अभी पढ़ा हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रचालन पूर्व अवस्था, ओके। ये दूसरी अवस्था में होता है। अब अगला प्रश्न है कि बच्चा आत्म केंद्रिता यानी ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था में सबसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है? ए संवेदी गतिज अवस्था, बी प्रचालन पूर्व अवस्था, सी ठोस प्रचालन अवस्था, और डी है औपचारिक प्रचालन अवस्था। तो हमने बताया ही है आपका आत्म केंद्र दूसरी अवस्था में होता है, और ये होता है प्रचालन पूर्व अवस्था। अब अगला प्रश्न है आपका, तो हमारा 8वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? ए ठोस प्रचालन, बी औपचारिक प्रचालन, सी प्रचालन पूर्व, डी संवेदी गतिज, ठीक है ना। तो अमूर्त चिंतन आप लोगों को बताया गया है कि ये चौथी अवस्था होती है, और ये क्या होती है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, औपचारिक प्रचालन। यानी अमूर्त चिंतन किस अवस्था की विशेषता? यह है औपचारिक प्रचालन की अवस्था की विशेषता। ओके, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो 9वां प्रश्न है कि बच्चा तर्क और समस्या समाधान में दक्ष कब होता है? इसका देखिए ऑप्शन है ए, प्रचालन पूर्वावस्था, बी, ठोस प्रचालन अवस्था, सी, औपचारिक प्रचालन अवस्था और डी, संवेदी गतिज अवस्था में। तो देखिए तर्क और समस्या समाधान में दक्ष कब होता है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, औपचारिक प्रचालन अवस्था में। देखिए तर्क तो बच्चा आपके तीसरी अवस्था में भी करने लगता है, लेकिन सही उत्तर क्या होगा? चौथा, ओ सी। अब देखिए पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार का है? तो ये तो देखिए बताने की जरूरत ही नहीं है, ये आप लोग कर लेंगे, कमेंट में बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं 11वें में कि ठोस प्रचालन अवस्था में बच्चा किस प्रकार की सोच विकसित करता है? तो देखिए ए, काल्पनिक सोच, तर्क संगत एवं ठोस वस्तुओं पर आधारित सोच, सी, आत्म केंद्रित सोच और डी, प्रतीकात्मक सोच। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तर्क संगत एवं ठोस वस्तुओं पर आधारित सोच। ओके, अब हम लोग चलेंगे अगले 12वें प्रश्न पर। पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ा है कि बच्चा क्या करते हैं? सक्रिय अन्वेषक होता है, और बच्चे को क्या करते हैं हम? क्या बोलते हैं हम? छोटा वैज्ञानिक मानता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है? सक्रिय अन्वेषण। अब देखिए अगला प्रश्न है कि बच्चा वर्गीकरण और श्रृंखलाबद्धता कब सीखता है? ए, ऑप्शन है प्रचालन पूर्वावस्था, बी, ठोस प्रचालन अवस्था, सी, औपचारिक प्रचालन अवस्था और डी है आपका संवेदी गतिज अवस्था। तो देखिए हमने अभी भी पढ़ा है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठोस प्रचालन अवस्था। यानी बच्चा वर्गीकरण और श्रृंखलाबद्ध ठोस प्रचालन अवस्था में सीखता है। अब देखिए 14वां प्रश्न है कि बच्चा यदि तो करने लगता है। हमारे ऑप्शन है प्रचालन पूर्वावस्था में, ठोस प्रचालन अवस्था में, औपचारिक प्रचालन अवस्था में कि संवेदी गतिज अवस्था में। तो इसका सही उत्तर होगा सी, औपचारिक प्रचालन अवस्था। यदि तो का मतलब है कल्पना शक्ति का विकास। ओके, यानी तर्क शक्ति का विकास। 15वां है पियाजे ने किसे संज्ञात्मक विकास की इकाई माना है? तो आप लोगों ने पढ़ा है ये संज्ञात्मक विकास की इकाई क्या है? ए, स्कीमा। ओके, क्योंकि पियाजे का पूरा सिद्धांत ही स्कीमा पर आधारित है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा कि पियाजे ने किसी संज्ञात्मक विकास की इकाई माना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, स्कीमा। ओके, अब 16वां प्रश्न है पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया का परिणाम है? देखिए इसमें दिया है ए, परिपक्वता प्लस सामाजिक वातावरण प्लस सक्रियता, बी, केवल परिपक्वता, सी, केवल अनुकरण और डी, केवल दंड पुरस्कार। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका उत्तर होगा ए, परिपक्वता, सामाजिक वातावरण प्लस सक्रियता। अब अगला प्रश्न है कि बच्चा प्रतीकों का प्रयोग कब करने लगता है? ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है, अभी अभी हमने आप लोगों को बताया है। ए है ऑप्शन आपका संवेदी गतिज अवस्था, बी, प्रचालन पूर्वावस्था, सी, ठोस प्रचालन अवस्था और डी आपका औपचारिक प्रचालन अवस्था। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा प्रचालन पूर्व अवस्था में बच्चा क्या करता है? प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। अब हमारा आएगा 18वां प्रश्न। इसमें है कि पियाजे का मानना था कि बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? ए ऑप्शन है निष्क्रिय रूप से, बी, शिक्षक पर निर्भर रहकर, सी, सक्रिय रूप से वातावरण से अंतःक्रिया कर और डी, वंशानुगत रूप से। तो ये तो देखिए आप बहुत ही आसानी से बता देंगे क्या कि सी होगा सक्रिय रूप से वातावरण से अंतःक्रिया
करके बच्चा क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। अब हम चलेंगे 19वें प्रश्न पे। इसमें कहता है कि पियाजे के अनुसार अधिगम लर्निंग और विकास डेवलपमेंट का क्या संबंध है। ठीक है ना, यानी पहले क्या संबंध है कि अधिगम विकास के बाद होता है, बी दोनों असंबंधित है, दोनों समान है। अब इसमें डी कहता है कि अधिगम और विकास विपरीत है। क्या दोनों विपरीत हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, अब हमारा अंतिम प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत में इक्विलिब्रेशन का अर्थ क्या है। ए ज्ञान का संग्रह करना, बी आत्मसात व समायोजन के बीच संतुलन बनाना, सी दंड व पुरस्कार का प्रयोग, और डी है आपका शिक्षक का मार्गदर्शन। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा बी आत्मसात व समायोजन के बीच संतुलन बनाना। ओके, तो दोस्तों आपने पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विस्तृत रूप से और एमसीक्यू के रूप में अध्ययन कर लिया है, और मेरा विश्वास है कि इसके बाद कोई भी प्रश्न आपके पकड़ से बाहर नहीं होगा, चाहे तो पिछले वर्षों के प्रश्नों का आप लोग अध्ययन करिएगा। ठीक है ना। ओके दोस्तों, अंत में आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपको लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू।